हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने शिक्षा से संबंधित जो भी विस्तार पूर्वक क्लासेस दी गई उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम लोग उससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन सीरीज है उसको चलाएंगे और इन सारे क्वेश्चन सीरीज को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने आप उसको अच्छे से सॉल्व करें। और इसके लिए आपको डिटेल क्लास पहले देखना है। अगर आपने अच्छे से डिटेल क्लास को देखा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा और आपको समझ में भी आएगा कि क्या आपने सही तरीके से डिटेल क्लास को देखा है या नहीं देखा है। तो चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चन श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और आपका जो पहला क्वेश्चन है, वुड घोषणा पत्र किसके शासनकाल में आया है, किसके समय में वुड डिस्पैच आया है। क्या ये उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन है या लॉर्ड डलहौजी हैं या लॉर्ड हार्डिंग है या लॉर्ड कैनिंग है। तो आपको बताना है कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में वुड डिस्पैच आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है इन्हीं को भारत का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय कौन सा टाइम पीरियड था। तो आपको पता वो टाइम जो है ये लॉर्ड डलहौजी का है। लॉर्ड डलहौजी अपने शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है अपने अच्छे और अपने गलत दोनों कार्यों के लिए। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वुड घोषणा पत्र कब पारित हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में आपके पास 1856 है, 1855 है, 1865 है और 1854 है। यानी कि लगभग आप देख रहे हैं जितना भी कार्यकाल दिया है 1865 को छोड़ करके सारा जो टाइम पीरियड है ये लॉर्ड डलहौजी के समय का है। क्योंकि आपको पता है लॉर्ड डलहौजी 1948 से लेकर के 1955-56 तक रहे हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आपने डिटेल क्लास को देखा है तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। और आपको पता है कि 1854 ईस्वी में जो है वुड डिस्पैच आया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में कहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्या ये कलकत्ता में किया गया था, मद्रास में किया गया था, बम्बई में किया गया था, ये सभी जगह किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेट के एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है अलग अलग ईयर्स में, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। आपको पता है कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं और इस क्वेश्चन को हमने इसके पहले भी देखा था, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कि भारत देश का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है। भारत देश का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है। क्या ये हंटर आयोग है या सैडलर आयोग है या मुदलियार आयोग है या कोठारी आयोग है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा आयोग है जो भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है। और मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया भी था कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रथम शिक्षा आयोग आप वुड डिस्पैच को बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुआ था 1857 की क्रांति की वजह से। तो पहला आपका कौन हो जाएगा, वुड के बाद हंटर आया है, तो हंटर आयोग ही आपका आपने मतलब भारत देश का पहला शिक्षा आयोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ है, यानी कि हंटर आयोग भारत में कब अपना काम शुरू किया या कब आया है। क्या ये 1882 में हुआ या 1884 में हुआ या 1934 में हुआ या 1886 में हुआ है। तो आपको पता है कि जो हंटर आयोग है ये रिपन के समय में आया है। और अगर आपने लॉर्ड रिपन का शासनकाल देखा है तो आपको पता है कि ना तो ये 86 होगा और ना ये 1934 होगा। अब 1882-84 में से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे अगर आपने डिटेल क्लास को अच्छे से नहीं देखा है। लेकिन अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 1882 की घटना है ये, जब हंटर आयोग भारत में आया है शिक्षा से संबंधित सुझाव को लेकर के। नेक्स्ट है, हंटर आयोग किस शिक्षा के विकास एवं प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने लगभग तो सभी शिक्षा पर जोर दिया, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने किस पर जोर दिया है। ऑप्शन में आपके पास है प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च है और सभी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि किस के लिए क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत किया, तो सबसे जो महत्वपूर्ण ऑप्शन होगा वो आपका प्राथमिक शिक्षा होगा। हालांकि इन सभी पर इन्होंने सुझाव दिया है कि सभी में विकास होना चाहिए, सभी पर कुछ न कुछ वर्क होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जोर दिया है वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वुड घोषणा पत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास के संबंध में सुझाव दिए गए। क्या वुड डिस्पैच में स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में सुझाव दिया गया है। दूसरा है, 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है, 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र का गठन हुआ। और चौथा है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वुड घोषणा पत्र आया है। तो ऊपर के क्वेश्चन अगर आपने केयरफुली
डिस्कस किया है, मतलब जो है सॉल्व किया है या समझा है, तो आपको पता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। और आपको पता है कि जो वुड डिस्पैच हैं, इनके सुझाव में बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, जिसमें इन्होंने स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा पर चिंता भी व्यक्त किया है, यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है। और 1857 में इन्हीं की सिफारिश पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, ये भी सही है। और 1854 में वुड डिस्पैच पत्र जो है ये भारत में आया है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, आपने पहले ही देख लिया। गलत क्या है, ये रिपन नहीं है, बल्कि कौन है, आपके लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है जब वुड डिस्पैच आया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये इनकरेक्ट है, आपको और सत्य बताना था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। कौन कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। पहला है 1986 ईस्वी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा भारत में 10+2+3 संरचना को अनिवार्य बना दिया गया, क्या ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य बच्चों में आवश्यक कौशल एवं योग्यताओं का विकास करना था, क्या ये स्टेटमेंट सही है। और लास्ट है कि उपरोक्त सभी, क्या सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपका बहुत सारा जो पॉइंट है वो क्लियर होने वाला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है, आपका दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही है, यानी कि आपके सभी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के संबंध में असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन है जो कि असत्य है विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में या आयोग के बारे में। तो पहला है राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सन 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, क्या स्टेटमेंट असत्य है। दूसरा, इस आयोग का मुख्य कार्य उच्च शिक्षा की आवश्यकता तथा उसमें अपेक्षित सुधार की जरूरतों पर विचार करना था, क्या ये कथन असत्य है। तीसरा, इस आयोग ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया। और चौथा, इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है। तो आप देख रहे हैं कि आयोग ही है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित, तो प्राथमिक शिक्षा वहाँ पे कहाँ से आ जाएगा। तो गलत कथन पूछ रहा है, तो आपका जो असत्य है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। और बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर रखना है। नेक्स्ट बच्चों, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन बताएं। कौन सा कथन इसमें सही है, आपको कूट की सहायता से बताना है। पहला है, भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 ईस्वी को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने हेतु किया है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि या क्या ये सही है कि दौलत कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में कोई शिक्षा आयोग बनाया गया है। दूसरा, कोठारी आयोग ने विद्यालय शिक्षा पर अधिक जोर दिया, क्या इन्होंने विद्यालय शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। तीसरा है कि कोठारी आयोग का सुझाव 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित करना था, क्या ये सुझाव कोठारी आयोग ने दिया है। डिटेल क्लास में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और चौथा है, कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा एवं माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में देने का सुझाव प्रस्तुत किया, क्या ये स्टेटमेंट सही है कोठारी आयोग से संबंधित। आपको सत्य कथन बताने हैं, क्या सिर्फ पहला और चौथा सही है, या पहला और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या आपके सभी सही है, या कोई भी नहीं है जो कि सही है। तो आपको पता है यहाँ लिखे हुए सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कोठारी आयोग से संबंधित, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा, सभी सही है क्योंकि सत्य ही बताना है। आगे देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। जो आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी इसमें से संबंधित कौन से कथन है जो कि गलत हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 में आया है, दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 में आया है, और अब एक लंबे अंतराल के बाद आपकी नई शिक्षा नीति आई है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा कथन है जो कि असत्य है नई शिक्षा नीति से संबंधित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो पहली नीति थी उसके बारे में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो पहला है, भारत सरकार द्वारा सन 1968 में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की गई, क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कृषि शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया, क्या ये स्टेटमेंट आपका असत्य है। तीसरा है, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है,
क्या ये स्टेटमेंट आपका असत्य है? और चौथा है, इस शिक्षा नीति में नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर बल दिया गया। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो असत्य हो। आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। और आपको पता है कि 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें इन सारी बातों के बारे में जिक्र किया गया था, क्योंकि 21वीं शताब्दी के हिसाब से शिक्षा चाहिए था और उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो आपका जितना भी स्टेटमेंट है सारे करेक्ट हैं, तो इसलिए पूछा कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो असत्य हो, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है इसके बारे में कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। तो पहला है, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरा, यह शिक्षा नीति तीसरी एवं 34 वर्ष बाद लाई गई है। क्या ये शिक्षा नीति तीसरी है और 34 वर्ष बाद आई है? और नेक्स्ट है, इस शिक्षा नीति का जो फॉर्मेट है या जो एक तरीके से कैसे शिक्षा दिया जाएगा, क्या ये 5+3+3+4 है? और चौथा है, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। तो आपकी नई शिक्षा नीति से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सारे आपको बताए जा रहे हैं। आपको बताना है कि नई शिक्षा नीति के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट हैं। और आपको पता है कि यहाँ लिखे सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ये भारत सरकार द्वारा लाई गई जो है, कब लाई गई है? 29 जुलाई 2020 को लाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डेट और आपका ये जो ईयर है एकदम याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस डेट को आया, तो 29 जुलाई को। साथ ही यह शिक्षा नीति किस नंबर की है? तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कितने वर्ष बाद आई है ये तो जरूर याद रखिएगा, 34 वर्ष बाद आई है। ये बहुत लंबे अंतराल के बाद, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 34 वर्ष याद होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट क्या है? पहले 10+2+3 था, अभी क्या हो गया है? 5+3+3+4 हो गया है। और ये जो आपका जो 5 है ये जो LKG, UKG और उसके पहले नर्सरी और 1 और 2, यानी कि 2 तक के क्लास 5 वर्ष का इसमें दिया गया फॉर्मेट कि पहला नर्सरी क्लास, इसके बाद LKG, UKG आता है, 1 आता है और 2 आता है। तो 2 तक का जो होगा ये 5 ईयर का है। इसके बाद 3 जो होगा वो 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास का, ये 3 ईयर। उसके बाद फिर 6, 7 और 8 के लिए 3 ईयर। और उसके बाद आप जानते हैं 9, 10 और 11, 12 के लिए 4 ईयर। ये आपका बच्चे की शुरुआती बेसिक शिक्षा से लेकर के इंटर तक की शिक्षा का फॉर्मेट है 5+3+3+4। तो ये याद रखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट है आपका कि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। बिल्कुल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा या सभी बच्चे जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये कस्तूरी रंजन है या अशोक कटारिया है या डॉक्टर दिनेश शर्मा है या डॉक्टर दौलत सिंह है? तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सी नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं आपके लिए। तो आपको बताना कि कौन से हैं। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, कस्तूरी रंगन जो है यही वर्तमान के शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति पर GDP का कितना % निवेश करने की बात की गई है या किया जाएगा? यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत GDP का कितना % हम शिक्षा पर खर्चा करने वाले हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। क्या ये 6% है या 7% है या 8% है या 10% है? तो आपको पता है कि ये आपको कितना महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था, इसको ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 6% हम अपने GDP का शिक्षा पर खर्चा करने वाले हैं, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, हार्टोग समिति का गठन कब किया गया? क्या ये 1929 में हुआ या 1909 में हुआ या 1918 में हुआ या 1917 में हुआ है? तो डिटेल क्लास में मैंने आपको बताया है कि जो महत्वपूर्ण आपके शिक्षा आयोग हैं, जो महत्वपूर्ण आपके शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, उनका डेट वाइज मैंने आपको सारी चीज़ें याद कराई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको गलती होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1929 में हार्टोग शिक्षा समिति का गठन किया गया है।
सैडलर आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? क्या ये माइकल सैडलर थे, या डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे, या जियाउद्दीन अहमद थे, या इनमें से कोई नहीं थे? और आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैडलर आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो सैडलर आयोग नाम से ही पता चल रहा है कि अध्यक्ष कौन होंगे, माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन इससे संबंधित और एक चीज़ याद रखेंगे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद इसमें सदस्य हैं। इस आयोग में सदस्य के रूप में 2 भारतीय हैं, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये चीज़ जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक स्कूलों में नामांकन 100% करने का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति में? तो क्या ये 2022 है, 2024 है, 2030 है, या 2025 है? ये भी आपको याद रखना है कि किस डेट तक हमने लक्ष्य रखा है कि हम 100% बच्चों को स्कूलों तक ले आएंगे और नामांकन हमारा 100% होगा, यानी कि एक भी बच्चा शिक्षा से नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 2030 तक। वर्तमान में विश्व शिक्षा के किस दौर से गुजर रहा है, यानी कि वर्तमान में जो विश्व की शिक्षा है वो किस दौर से गुजर रही है? क्या ये परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, या ये मध्यम दौर से गुजर रही है, या उच्च दौर से गुजर रही है, या निम्न स्तर के दौर से गुजर रही है? तो आपको बताना है बच्चों, वर्तमान में विश्व की जो शिक्षा है वो किस दौर से गुजर रही है। तो आपको पता है कि शिक्षा में नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है नई चीज़ें लाने का, परिवर्तन करने का, इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया नई शिक्षा नीति के तहत। तो आपका जो विश्व की शिक्षा है ये परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ये चीज़ याद रखेंगे। मुदलियार आयोग को किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से मुदलियार आयोग को जानते हैं? मैंने डिटेल क्लास में कहा था कि जरूर ध्यान दीजिएगा, मुदलियार आयोग को और किस नाम से जानते हैं? क्या ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, या उच्च शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, या निम्न शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, या राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है? तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से याद होगा कि जो मुदलियार आयोग है इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुदलियार आयोग का गठन कब किया गया? गठन का डेट भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, कूट में भी और इंडिविजुअल भी। तो क्या ये 1953-54 में बना है, या 1954-55 में बना है, या 1955-56 में बना है, या 1952-53 में बना है? डेट याद रखेंगे बच्चों, किस डेट को मुदलियार आयोग का गठन किया गया है? तो आपको डिटेल क्लास में बिल्कुल क्लियर बताया गया था कि 1952-53 की ये घटना है। नेक्स्ट है, सार्जेंट आयोग का गठन हुआ है, कब हुआ है? क्या 1945 में सार्जेंट आयोग बना, या 1944 में बना, या 1946 की घटना है, या 1965 की घटना है? आपको बताना है कि सार्जेंट आयोग का गठन किस सन में हुआ है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता है कि इसकी जो गठन है ये 1954 में हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सार्जेंट आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या ये लक्ष्मण स्वामी है, या जॉन सार्जेंट है, या डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है, या कोई नहीं है? तो आपको पता है जब भी कोई आयोग बनता है तो मोस्टली उसके अध्यक्ष के नाम पर ही उसके आयोग का नाम रख दिया जाता है। तो बहुत आसानी से आप किसी भी आयोग का अध्यक्ष ढूंढ सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था आपके लिए। सार्जेंट जो आयोग है ये जॉन सार्जेंट के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, वर्धा योजना से संबंधित कौन से कथन है जो कि सही हैं? तो पहला है, अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा, वर्धा योजना को नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है, वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा वर्धा नामक स्थान पर किया गया था। और चौथा है, इस शिक्षा योजना में हस्त उत्पादन कार्यों को विशेष महत्व दिया गया। और चौथा है कि उपयुक्त सभी सही हैं। और आपको पता है वर्धा योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, और वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है यहाँ जितने भी स्टेटमेंट हैं सारे वर्धा योजना के बारे में सही है। आपका उपयुक्त सभी कथन जो है ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो लास्ट में ई है ये आपका करेक्ट है। तो आज की क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा और आप लोगों के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसी उम्मीद के साथ बच्चों हम आगे और भी चीज़ें लेकर के आएंगे, और जल्द ही आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर समाप्त हो जाएगा, फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।